Hello, welcome to Eduvisor. Today we are again going to discuss chapter number 14 and this is the part 2 video of this chapter, Ecosystem of class 12th NCERT. Question number 7, pyramid of numbers is options always upright, always inverted, either upright or inverted, neither upright nor inverted. तो देखिए नंबर का जो पिरामिड होता है it could be upright as well as inverted. ठीक है, दोनों ही हो सकते हैं, अपराइट भी हो सकते हैं, इन्वर्टेड भी हो सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक देख सकते हैं, अपराइट का अगर मैं एक एग्जाम्पल देखूं इस तरीके से अपराइट, तो मान लीजिए यहाँ पे 1000 प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं. ठीक है, जैसे मान लीजिए ग्रासेस है. ठीक है, ये ग्रासेस लगभग कितने हैं, अप्रोक्सीमेटली 1000. ठीक, इन 1000 ग्रासेस पे आपको कुछ नहीं तो लगभग 10 जो है आपको ग्रास हॉपर्स मिल जाएंगे. 10 ग्रास हॉपर्स नंबर के हिसाब से देखिए कम होते जा रहे हैं. 10 ग्रास हॉपर्स पे आपको हो सकता है कि 5 आपको फ्रॉग्स मिल जाए और उन 5 फ्रॉग पे आपको 1 या 2 स्नेक आपको मिल जाए. ठीक है, अब इस तरीके से क्या हुआ, नंबर जो है नीचे से अब अगर आप जाए नीचे से अगर आप जाए तो नंबर जो आपका कम होता जा रहा है. तो ये आपका अपराइट नंबर पिरामिड ऑफ नंबर है. अब आप डाउनवर्ड को देख सकते हैं यानी इन्वर्टेड देख सकते हैं. मान लीजिए कि एक आपका ट्री है. ठीक है, यहाँ पे एक ट्री है और उस एक ट्री पे आपके लगभग 100 बर्ड्स रह रहे हैं. क्या रह रहे हैं, उस एक ट्री पे होता है ना, एक ट्री पे बहुत सारे घोंसले हैं, उस पे 100 बर्ड्स रह रही हैं और उन 100 बर्ड्स पे अप्रोक्सीमेटली 1000 टिक्स हैं. 1000 टिक्स है. अब बायोमास के हिसाब से देखते जाए तो आपको यहाँ पे कम दिखता जाएगा, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे देखिए नंबर के हिसाब से भी देखते जाए तो आपको ऊपर से कम दिख रहा है. यानी कि ये क्या है, ये हो गया आपका इन्वर्टेड और ये हो गया आपका अपराइट. तो आपको जो है नंबर पिरामिड ऑफ नंबर में आपको दोनों ही मिल सकते हैं, अपराइट भी मिल सकते हैं, इन्वर्टेड भी मिल सकते हैं. सिर्फ अगर अपराइट की बात करें तो वो है एनर्जी का. ठीक है, एनर्जी का जो आपका पिरामिड है दैट विल ऑलवेज बी अपराइट वन. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 का सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच ऑफ द सोलर एनर्जी दैट फॉल्स ऑन द लीव्स ऑफ अ प्लांट इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस. ठीक है, अब ये सनलाइट है, ये प्लांट को जो है इस तरीके से प्लांट है, ये जो लीफ है वो क्या ले रही है, सनलाइट को ले रही है और सनलाइट को लेके वो क्या कर रहे हैं, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो कितना इन्होंने तो दिया, सन तो बहुत ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं, उस बहुत ज्यादा एनर्जी में से लगभग 2 to 10% जो है एनर्जी सिर्फ ये प्लांट एब्जॉर्व कर पाता है, बाकी सबका सब लॉस्ट हो जाता है. ठीक है, बाकी जो एनर्जी होती है सनलाइट के द्वारा वो लॉस्ट हो जाती है. तो 2 to 10%. अब मान लीजिए इस पौधे को किसी कंज्यूमर ने खाया. ठीक है, कोई ये कंज्यूमर है, इस कंज्यूमर ने जो है इस पौधे को खाया, तो इसको जो है इस पौधे का सिर्फ 10% मिलता है. यानी कि 10% मान लीजिए इसने सिर्फ इस सन से 10% लिया, तो इस 10% का भी 10% इस कंज्यूमर के पास है. जैसे फॉर एग्जांपल सन से हमें जितनी एनर्जी मिल रही है, प्लांट ने उसको सिर्फ 1000 जूल जो है उसको उसने फिक्स किया. ठीक है, 10% के हिसाब से उसने फिक्स किया. यानी कि मान लीजिए आपको सनलाइट कितना दे रहा होगा, 10,000 दे रहा होगा. 10,000 जूल का सिर्फ 1000 जूल जो है वो आपके प्लांट ने एब्जॉर्व किया. अब इस 1000 जूल का जो 10% है दैट इज 100 जूल, ये इस कंज्यूमर को मिलेगा. ठीक है, पूरा का पूरा 1000 जूल नहीं मिल जाएगा क्योंकि बहुत सारे फॉर्म में ये रेस्पायरेशन भी कर रहा है, एक्सक्रीशन भी कर रहा है, स्वेटिंग हो रही है, इन सब चीजों में लॉस्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो बहुत सारा ऐसा एनर्जी लॉस्ट हो रहा है. तो यानी कि 2 to 10% जो है वो अप्रोक्सीमेटली सोलर एनर्जी को कैप्चर कर पा रहा है प्लांट्स. ओके, तो 8 का बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9, अमंग द फॉलोइंग वेयर डू यू थिंक द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन वुड बी फास्टेस्ट. सबसे ज्यादा किसमें होगा. ठीक है, तो अब देखिए अभी आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहाँ है, तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में. उसके बाद वहां पे सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ है, तो वो भी आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में है. तो जहां पे प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा है यानी कि वहां पे डिकम्पोजिशन का रेट भी बहुत ज्यादा होगा.
ठीक है, तो 9 का ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैक्सिमम डाइवर्सिटी जो है वो आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही है। हाँ, डिपेंडिंग ऑन, अगर यहाँ पे कोई आपका मैनमेड इकोसिस्टम होता है तो वहां उसमें ज्यादा मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी होती है, क्योंकि वहां पे हम बहुत सारी चीजों को यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, लेकिन वहां डाइवर्सिटी कम होगी। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ले लो शुगर केन फील्ड को, शुगर केन फील्ड, तो जो शुगर केन फील्ड है एक नॉर्मल वाइल्ड वेराइटी जब आप देखो तो वहां पे सब कुछ सारे प्लांट्स हैं, यहाँ पे एक शुगर केन अकेला है, तो हम इस अकेले फील्ड को हम बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और जो भी पानी जो भी चीजें उसको जरूरत होती है हम उसको देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को लेने के बाद इसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर रही है। लेकिन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये जो है आपका नेचुरल कंडीशन है, और नेचुरल कंडीशन की अगर बात करी जाए तो वहां पे डिकम्पोजिशन रेट, वहां का डाइवर्सिटी और वहां की प्रोडक्टिविटी, क्या क्या चीजें हैं। डिकम्पोजिशन सबसे फास्टेस्ट होगा, डिकम्पोजिशन जो है वो इसका फास्टेस्ट होगा, क्यों, और इसी वजह से इसकी प्रोडक्टिविटी जो है, प्रोडक्टिविटी वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, और प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम है, और इसके साथ साथ क्या होगा, इसका जो डाइवर्सिटी है, आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कोई एक ही पौधा थोड़ी देख रहे हो, आपको बहुत सारे पौधे दिखेंगे, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट दिखेगा, तो डाइवर्सिटी भी उतनी ही ज्यादा मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज द आंसर। Question number 10. How much of the net primary productivity of a terrestrial ecosystem is eaten and digested by herbivore? कितना net primary productivity को खा के और डाइजेस्ट कर पा रहा है herbivore? 10%। ठीक है, 10% ही तो कर रहा है। ठीक है, अभी इसको एक्सप्लेन किया था मैंने सेकंड क्वेश्चन में। Question number 11. During the process of ecological succession, the changes that takes place in the communities are, देखिए जब भी आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन होगा दैट विल ऑलवेज बी इन अ ऑर्डर एंड सिक्वेंशियल कंडीशन। ठीक है, हमेशा ऑर्डर में सारी चीजें होंगी। जैसे अगर मान लीजिए आप एक बेयर रॉक की बात करें, ठीक है, आपने ऐसे कोई मान लीजिए फॉरेस्ट पूरी तरीके से जल गया, अब नए तरीके से कम्युनिटी बननी है। ठीक है, तो वहां पे आपको बेयर रॉक्स दिखाई देंगे। उन बेयर रॉक्स पे सबसे पहले कोई और नहीं आएगा, सबसे पहले लाइकेन आएगा, क्योंकि लाइकेन एसिड प्रोड्यूस कर पाता है, तो ये इस बेयर रॉक में इस तरीके से कट लगेगा, और इससे क्या होगी, वेदरिंग ऑफ रॉक। क्या होगा, वेदरिंग ऑफ रॉक। तो आप मान सकते हैं कि लाइकेन इज अ पायोनियर स्पीशीज। क्या है, पायोनियर स्पीशीज। अब लाइकेन के बाद कौन आते हैं, लाइकेन के बाद आते हैं मॉस, मॉस के बाद आते हैं आपके श्रब, और श्रब के बाद आएगा आपका फॉरेस्ट। ठीक है, और फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट है क्लाइमैक्स कम्युनिटी या क्लाइमैक्स स्पीशीज। ठीक है, और ये जो फॉरेस्ट होंगे, जो लास्ट वाले होंगे, ये इकोसिस्टम में इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे, और इसीलिए इस टाइम पे रुक जाता है। ये जो आपका कंसिस्टेंट चलने वाला सक्सेशन है, ये यहाँ पे आके रुक जाता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, तो ये हमेशा एक ऑर्डर, एक सिक्वेंशियल कंडीशन में ही होगा। ओके, 11 का ए इज द करेक्ट आंसर। क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज इन अ स्टेट ऑफ, अभी जस्ट बताया कि जो आपकी क्लाइमैक्स कम्युनिटी होती है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है। ठीक है, इसीलिए उसके बाद आपको जो है नहीं मिलेगा, उसके बाद जस्ट उसमें डाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी, बाकी इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन हो चुका है। ओके, सो विद दिस थैंक यू। और भी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।